नमस्कार। तो पिछली वीडियो में अपन ने कवर कर लिया था कि किस तरह किंग्स लैंडिंग से रेनिरा टारगेरियन दुष्कंडल की तरफ भाग जाती है। इसके अलावा किंग्स लैंडिंग को अभी 3 राजा चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई शांति वगैरह नहीं है और ना ही वो राजा आपस में लड़ रहे हैं। तो बस इस वीडियो में बात करेंगे कि थंबलटोन के यहाँ पे ग्रीन्स की सेना का क्या हाल है और डेरोन द डेयरिंग क्या कर रहा था। वैसे थंबलटोन का सेकेंड युद्ध इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 4 के स्पॉयलर्स के साथ में। थंबलटोन किंग्स लैंडिंग से ज़्यादा कुछ दूर है नहीं, लगभग 200 किलोमीटर होगा। यहाँ पर कई सारी घटनाएं घट रही थी। जब यहाँ पे ग्रीन्स की सेना को पता चला कि किंग्स लैंडिंग अब ढह गया है और ब्लैक्स वो छोड़ के चले गए, तो फिर डेरोन द डेयरिंग और इसके जो नाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये सारे यंग लॉर्ड्स और डेरोन आगत कर रहा होता है कि जल्दी से जाके वहाँ पे जाके अपन अटैक करके ले लेते हैं। ये जल्दी करने वालों में से लीडर्स होते हैं सर जॉन रोक्स्टन, सर रोगर कॉर्न, लॉर्ड अनविन पीक, इनके अलावा डेरोन खुद भी। लेकिन हॉबर्ट हाईटावर बार बार बोल रहा था कि थोड़े दिन हमें और रुक जाना चाहिए, क्या पता ब्लैक्स हमारे लिए वहाँ पे कौन सा जाल बिछा के गए। और वो दोनों गद्दार उल्फ द वाइट और ह्यू हैमर, इनको भी वहाँ पे जाके अटैक करने में कोई ज़्यादा जल्दी थी नहीं। इनका ऐसा था कि उल्फ द वाइट कह रहा था कि तुम मेरी डिमांड को सबसे पहले फुलफिल करो। उल्फ द वाइट की डिमांड थी मुझे हाई गार्डन का लॉर्ड बनना है और पूरी जितनी भी ज़मीन है सारी चीज़ें मेरी हो जानी चाहिए। और ह्यू हैमर तो भाई साहब खुद किंग बनना चाहता है, आयरन थ्रोन उसी को चाहिए। तो ऐसे थंबलटोन के यहाँ पे ग्रीन्स की सेना में आपस में थोड़ी बहुत बहसबाजी चल रही थी, लेकिन असल बहसें तो तब होनी शुरू हुई जब इनको खबर लगी कि हैरनहोल के वहाँ पर प्रिंस एमंड टारगेरियन मारा गया है। अब प्रिंस एमंड मर गया और एगोन सेकंड टारगेरियन, इसकी तो उस टाइम से खबर ही नहीं है जब से किंग्स लैंडिंग में रेनिरा आई थी, और अब तो रेनिरा चली भी गई है। तो आखिर इतने दिनों से एगोन सेकंड टारगेरियन कहाँ पर है? पूरे वेस्टरोस में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है। लोग कहते हैं रेनिरा ने उसको चोरी छिपे मरवा दिया है और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो किंग्सलेयर नहीं बनना चाहती है। तो नॉर्मली ग्रीन्स की सेना अब यहाँ पर ऐसा कहना शुरू कर देती है कि एगोन भी मर गया है और एमंड भी मर गया है। तो अगर उत्तराधिकार के हिसाब से देखो तो राजगद्दी डेरोन द डेयरिंग को मिलना चाहिए। पर डेरोन अभी थोड़ा एज में छोटा होता है, फिर भी लॉर्ड अनविन पिक जो इसके साथ में होते हैं वो डिक्लेयर कर देते कि ये प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन है और हमारा राजा यही है, ग्रीन्स का असल राजा यही है, इसी को अपन को आयरन थ्रोन पे बिठाना है। उन दोनों गद्दारों को भी एक नई किंग की जरूरत थी, लेकिन वो डेरोन के क्लेम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ह्यू हैमर कड़क हो गया, बोलता है हमें तो किसी कड़क राजा की जरूरत है, एक कोई छोटे मोटे बच्चे की नहीं। फिर वो कहता है आयरन थ्रोन तो मेरा होना चाहिए। इस पर जॉन रोक्स्टन थोड़ा चौंकते हुए पूछता है आखिर किस हिसाब से तुम्हारा होगा? लॉर्ड हैमर आंसर देता है उसी हिसाब से जिस हिसाब से एगोन द कॉन्करर का हुआ था, एक ड्रैगन की वजह से। अब अगर ड्रैगन के हिसाब से देखो तो वगा ड्रैगन मर चुकी है, उसके बाद में अभी वेस्टरोस में सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे डेडली ड्रैगन वर्मीथोर ही है, और वो ह्यू हैमर का ड्रैगन है। तो अगर ड्रैगन की बात करें तो ये टेसेरियन से लगभग 3 गुना बड़ा है। तो ड्रैगन के हिसाब से तो ह्यू हैमर यहाँ पे डोमिनेट करता है। ह्यू हैमर के इंटेंशन इतने भी लो हो सकते और वो खुद अपने लिए आयरन थ्रोन क्लेम करने लग जाएगा, इतना किसी ने नहीं सोचा था। उसको ब्लैक्स की तरफ से रेनिरा ने बहुत सारी ज़मीन जागीरें दी, लेकिन उसमें उसको खुशी नहीं हुई। इधर ग्रीन्स ने भी बहुत सारी ज़मीनें दी, लेकिन अब तो इसको वेस्टरोस का राजा बनना है। वैसा ही यहाँ पे इतना ज़्यादा इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये लड़ाई वड़ाई ठीक ठाक कर लेता है। वैसे ये युद्ध में थोड़ा अच्छा खासा लड़ लेता है। कोई बहुत बड़े नाइट्स को तो इसने नहीं मारा, इतना भी इसको लड़ने नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे छोटे मोटे लोगों को मार दिया। इसके पास में वॉर हैमर रहता था, जैसे कि रॉबर्ट के पास में रहता था वैसे ही। तो ये अपने कुछ फॉलोअर्स और छोटे मोटे लॉर्ड्स को अपने साथ में ले जाता है उस बैटलफील्ड के वहाँ पर, यूँ दिखाने के लिए कि देखो मैंने इनको मारा है, मेरे में पावर है। अब यहाँ पर तो थंबलटोन में बहुत सारी बातें फेमस होने लग गई। कुछ लोग तो ये भी कहने लग गए कि ह्यू हैमर में इतना ज़्यादा दम है कि वो किसी ड्रैगन को भी मार सकता है, लेकिन अभी तक के वॉर्स के अंदर इसने किसी बड़े नाइट को भी नहीं मारा है। अब ऐसे ह्यू हैमर तो अपने आप को आयरन थ्रोन और पूरे वेस्टरोस का राजा बता रहा है। तो फिर बहुत सारे लॉर्ड्स नाइट्स होते जो ओल्ड टाउन रीच से आते, वो बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो जाते हैं, यूँ कि ऐसे कैसे ये राजा बन रहा है बिना किसी बात का। इसके अलावा डेरोन द डेयरिंग भी गुस्सा हो जाता है कि मैं तो अपने बड़े भाई के लिए लड़ रहा हूँ और ये बीच में आ गया राजा बनने के लिए। ऐसे इन ग्रीन्स की एक वॉर काउंसिल चल रही होती है, उसके अंदर डेरोन द डेयरिंग इसके मुंह के ऊपर एक बियर का कप गुस्सा होकर फेंक देता है। सिचुएशन थोड़ी वार्म हो जाती है, ह्यू हैमर भी थोड़ा गुस्सा में हो जाता है, इसलिए जो उल्फ द वाइट होता है वो थोड़ा नॉर्मल करते हुए बोलता है कि प्रिंस आपने तो फालतू में इतनी अच्छी खासी वाइन को बर्बाद कर दिया। ह्यू हैमर के भी मुंह पे लगती है तो वो भी थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है इन छोटे बच्चों में तमीज़ नहीं है कि जब बड़े बात कर रहे हो तब कैसे बिहेव किया जाता है। शायद इसके पिता ने इसको सही से पिटा नहीं होगा, कोई नहीं, मैं उनकी परवरिश पूरी कर दूंगा। अब ये बात बोल के उल्फ द वाइट और ह्यू हैमर दोनों उस जो वहाँ पे वॉर काउंसिल चल रही होती है वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और ये अपने अलग ही ह्यू हैमर जिसको वेस्टरोस का राजा बनना है
और उसके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर देते हैं। वॉर काउंसिल के अंदर डेरोन द डेयरिंग और बाकी सारे नाइट्स भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन आपस में लड़ते तो नहीं हैं। अब अगले ही दिन ह्यू हैमर के सिर के ऊपर एक क्राउन होता है जो कि ब्लैक आयरन का बना हुआ होता है और उसके ऊपर कुछ सफायर्स होते हैं। इसको देख के प्रिंस डेरोन द डेयरिंग और उसके बहुत सारे नाइट्स गुस्सा भी हो जाते हैं। एक होते सर रोगर क्रॉन, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते और वो बोलते एक क्राउन लगने से तुम कोई किंग नहीं बन जाओगे, तुम तो एक लोहार हो, तुम्हें तो अपने सर के ऊपर एक हॉर्स शू बांध लेना चाहिए। अब अगर हॉर्स शू का तुम्हें पता हो तो हॉर्स होते जितने भी घोड़े, इनके पैरों के नीचे एक प्लेट सी लगाते हैं जो कि स्टील की बनी हुई होती है या फिर लोहे की बनी हुई होती है। अब इस तरह की भारी बेइज्जती हो जाती है ह्यू हैमर की, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब ह्यू हैमर के साथ में बहुत सारे नाइट्स और इसके फॉलोअर्स तो चलते ही रहते हैं, तो वो उन सबको कमांड करता है कि इस रोगर कॉर्न को अभी के अभी पकड़ के लेके आओ और इसको यहाँ पे नीचे गिरा दो। इसके फॉलोअर्स इसकी बात को मानते हैं और इसके बाद में जो रोगर कॉर्न होता है उसको मार दिया जाता है और उसके सिर के ऊपर 4 हॉर्स शू बांध ली जाती है, मतलब उसके सिर के अंदर फिट कर देते हैं मार मार के। रोगर कॉर्न के बहुत सारे फ्रेंड्स बीच बचाव करने के लिए आते हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन इसी बात पे तलवारें निकल जाती है। दोनों ही तरफ में 3 सैनिक मारे जाते और 12 सैनिक घायल होते हैं। लेकिन अभी तो बहुत कुछ होना था। जो ग्रीन्स के सच में लॉयल लोग होते और एगोन के क्लेम को सपोर्ट करते होते हैं, उन्हीं में से एक होते हॉबर्ट हाईटावर। वो अपने जितने भी मैन लॉयल लॉर्ड्स और नाइट्स होते हैं उन सब की एक सीक्रेट मीटिंग रखते हैं यहीं पे थंबलटोन में। इस सीक्रेट मीटिंग के अंदर ये सब लॉर्ड्स यही डिस्कस कर रहे थे कि इन दोनों का बिहेवियर बहुत बिगड़ता जा रहा है, इन दोनों ड्रैगन राइडर्स का अपन क्या करें। कुछ लोग आइडिया देते उल्स द वाइट तो हमेशा दारू पीता रहता है, वो दारूडिया, उससे अपन को कुछ ज़्यादा थ्रेट नहीं है, अगर उसको मारना भी चाहे तो ईजिली मार देंगे। लेकिन ह्यू हैमर स्ट्रॉन्ग आदमी है, उसको मारना बड़ा मुश्किल है और वो इतना दारू भी नहीं पीता है। इसके अलावा ह्यू हैमर के आसपास हमेशा बहुत सारे फॉलोअर्स नाइट्स चलते रहते हैं उसको जो पसंद करते हैं वो वाले लोग, तो उन सब के बीच में उसको मारना काफ़ी मुश्किल है। अगर उल्स द वाइट को मारना हो तो वो काम इजीली हो जाएगा। लेकिन अनविन पिग जोर से चिल्ला के बोलते हैं सबसे फर्स्ट किसी को मारना है तो वो सिर्फ ह्यू हैमर ही है। अब यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं कि आखिर किससे मारेंगे, किसी को पहले मारे किसको नहीं मारे, ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। लेकिन एक स्पेशल चीज़ होती है, डेरोन द डेयरिंग इस सभा के अंदर नहीं होता है। हॉबर्ट हाईटावर पूछता है आदमियों को तो मारा जा सकता है लेकिन उनके ड्रैगन्स का क्या, फिर हमें किंग्स लैंडिंग कौन जिताएगा। इस पर सर टेलर नॉरक्रोस कहते हैं किंग्स लैंडिंग सिटी जीतने के लिए टेसेरियन काफ़ी है, डेरोन द डेयरिंग हमारे लॉयल आदमी है, ये तो वो आराम से जिता देगा, इन दोनों ड्रैगन्स की कोई खास ज़रूरत है नहीं। अनविन पिग कहता है इन दोनों को मार देते और इनके बाद में इनके जो भी ड्रैगन्स है उनको अपन सब लोग क्लेम करेंगे, जो भी बहादुर होगा उनके सामने वो ड्रैगन्स झुक जाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी सीक्रेट मीटिंग के अंदर होते हैं वो सब लोग समझ रहे होते हैं कि ये बहादुर किसके लिए कह रहा है, ये बेसिकली खुद के लिए कह रहा होता है। एक आदमी होता है जिसका नाम होता है मार्क एम्ब्रोस, वो बोलता है सबसे पहले अपन सिटी जीत लेते हैं किंग्स लैंडिंग की, उसके बाद में इन दोनों को मार देंगे। लेकिन सर रिचर्ड रोड्रन बोलते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो लोग हमारे साथ में खून बहाएंगे बाद में जाके हम उन्हीं को मार दे, इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकते हैं। इस पर बोल्ड जॉन रॉक्सटन बोलते हैं इससे बढ़िया तो यही होगा कि अभी के अभी उनको मार डालते हैं और इनके मरने के बाद में इनके ड्रैगन्स को ब्रेव लोग ले लेंगे। यहाँ पर भी ये अपनी बात कर रहा होता है। प्रिंस डेरोन द डेयरिंग इस मीटिंग के अंदर नहीं होता है, क्या पता ये सारा षड्यंत्र उसके बिना परमिशन से भी हो रहा हो। अब यहाँ पे हिस्ट्री अकाउंट्स कहते हैं कि एक आदमी, एक लॉर्ड था, उसको भेजा था रात को वहीं पे डेरोन द डेयरिंग जहाँ पे सो रहा था इस सीक्रेट मीटिंग का बुलावा के लिए, लेकिन वो आया ही नहीं क्योंकि वो ह्यू हैमर और उल्स द वाइट को इस तरीके से मारना नहीं चाहता था। तो दूसरे कुछ हिस्ट्री अकाउंट्स कहते हैं उसको सच में इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। लॉर्ड अनविन पिग बोलते हैं कि डेरोन द डेयरिंग इस बात से बिल्कुल सहमत है, वो अभी आ रहा नहीं है लेकिन उसकी तरफ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इस तरह ये साइलेंट मीटिंग ख़त्म होती है। अब आदमी तो चाहे जितनी स्कीम्स बनाए, प्लान्स बनाए या कोई प्रेयर करे, लेकिन होता तो वही है जो स्ट्रेंजर गॉड को मालूम होता है। इस सीक्रेट मीटिंग का प्लान होता है कि 2 दिनों के बाद में हम इन दोनों ड्रैगन राइडर्स को मार देंगे, लेकिन जिस दिन को इनको मारना होता है उसी दिन को कुछ और कांड हो जाता है। होता यूँ है कि थंबलटोन के आसपास से हर तरफ से चीखों की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, लड़ाई जैसा माहौल बन जाता है। थंबलटोन के टाउन के बाहर जितने भी कैंप्स लगे हुए होते हैं वहाँ पर सैनिक आपस में लड़ रहे होते हैं। होता यूँ है कि एक अच्छी खासी ब्लैक्स की सेना नॉर्थ और वेस्ट की तरफ से आ जाती है और थंबलटोन के ऊपर अटैक कर देती है। इस टाउन के दीवारों के बाहर जो कैंप्स होते हैं वहाँ पर तो सैनिक अटैक कर रहे ही होते ब्लैक्स वाले, और अंदर की तरफ ड्रैगन्स आग बरसा रहे होते हैं। और इस तरह शुरू होता है सेकंड बैटल ऑफ थंबलटोन। अब ये पूरा आक्रमण बिल्कुल अचानक से हुआ है, यहाँ तक कि अपन को अभी तक स्टोरी में ये भी नहीं बताया कि थंबलटोन के वहाँ पर कौन अटैक करने के लिए जा रहा है।
लेकिन होता यूँ है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन और ब्लैक्स की कुछ एक सेना आके अटैक कर देती है। वो जो ड्रैगन होता है वो होता है सी स्मोक, जिसके ऊपर बैठा हुआ होता है एडम वलेरियन। सर एडम वलेरियन प्रूव करना चाहता होता है कि सारे के सारे बास्टर्ड गद्दार नहीं होते हैं। इन दोनों गद्दारों उल्फ द वाइट और ह्यू हैमर की वजह से उसकी इज्जत पे जो छींटे लगे होते हैं वो सारे वो मिटाने की कोशिश करता है। सिंगर्स कहते हैं उस दिन किंग्स लैंडिंग से एडम वलेरियन भाग गया था, उसके बाद में वो गॉड सही के वहाँ पे गया था, वहाँ से आइसले ऑफ फेसेस के वहाँ पे, और उसके बाद में वहाँ पे ग्रीन मैन से उसने बातें की थी। लोग कहते हैं एडम वलेरियन पूरे रिवरलैंड्स के वहाँ पर घुमा था, बहुत सारे जो ग्रीन्स की तरफ हो गए थे कैसल्स उन सबको भी उसने मिटा दिया, और जो ब्लैक्स के कैसल और ब्लैक्स के गांव थे मेजोरिटी तो रिवरलैंड्स फिर भी ब्लैक्स का ही था, तो वहाँ से उसने सेना इकट्ठा की। अब यूँ नहीं था कि एडम वलेरियन डायरेक्ट ट्राइडेंट के वहाँ पर गया और जीत के आ गया और बहुत सारी सेना को लेके थंबलटोन पहुँच गया। इसने वहाँ पे भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारे लोगों को अपने ड्रैगन से चलाया। एडम वलेरियन वैसे तो थोड़ा शांत आदमी है, लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे उन रिवरलैंड्स के लॉर्ड को इस बात के लिए राजी कर देता है कि थंबलटोन के ऊपर अटैक करते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो थंबलटोन का फर्स्ट वॉर हुआ था, उसके अंदर रिवरलैंड्स के लॉर्ड ही मारे गए थे, इनकी सारी सेना ही मरी थी। तो उन्हीं लोगों को वापस कन्वेंस करना कि सेकेंड बैटल के लिए हम वापस ही जा रहे हैं। इसके पास में एक ड्रैगन है, इसलिए थोड़ा सा कन्वेंसिंग काम ईजी भी होगा, लेकिन सामने वालों के पास में 3 ड्रैगन है थंबलटोन के वहाँ पर। लोग इसकी बात रिवरलैंड्स वाले लॉर्ड और वहाँ के लोग मान कैसे गए होंगे इसके साथ में लड़ने के लिए, ये थोड़ा अभी भी मैटर ऑफ क्वेश्चन है। फिर भी जो कुछ भी हो, रिवरलैंड्स के लॉर्ड और वहाँ की सेनाएं बिल्कुल ब्लैक्स के लिए कट्टर सपोर्टर्स होते हैं। तो फिर क्या था, एडम वलेरियन को 4000 की सेना मिल गई और आ गया यहाँ पे थंबलटोन अटैक करने के लिए। अब इसकी चतुरंगणी सेना में कौन कौन था उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे फर्स्ट था बेंजिकोट ब्लैकवुड, वही 12 साल का लॉर्ड ऑफ रेवेंट्री जो कि फिश फीड के वहाँ पर तो था, लेकिन थंबलटोन के वहाँ पर लड़ने नहीं आया था। इसके बाद में शबीता फ्रे और उसके सोल्जर्स भी थे। देख रहे हो फ्रे हाउस स्टार्टिंग से लेके एंड तक रेनिरा के साथ में ही है। वो तो गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर वाल्डर फ्रे के थोड़े लखन खराब थे। इसके अतिरिक्त शबीता फ्रे के जो फादर और ब्रदर होते हैं हाउस रेंसेस से, वो भी आए होते हैं। लॉर्ड स्टेपन पाइपर, जोश इस्मालवुड, डेरिक डेरी, लाइनोल डेडिंग्स, इनके अलावा ग्रीन बॉयज़, ग्रे बियर्ड्स, बहुत सारे लोग होते हैं। इन सभी लोगों ने थंबलटोन में जो ऑटम के अंदर वॉर हुआ था वहाँ पर बहुत सारे लोग खोए थे, लेकिन फिर भी देखो करेज और कितना सपोर्ट करते ब्लैक्स और रेनिरा को, बस लड़ने के लिए आ गए। इनके अतिरिक्त हुगो वेंस भी होता है जो कि यंग लॉर्ड होता है वेफर रेस्ट का, वो भी आया होता है। इसके साथ में ब्लैक ट्रोम्बो और उसके 300 सोल्जर्स भी होते हैं। अगर तुम भूल गए हो ब्लैक ट्रोम्बो कौन है स्टोरी के अंदर, तो अगर तुम्हें याद हो तो क्रिस्टन कोल के सामने जो मजाक नहीं कर रहा था, लोगों को मार मार के डाल देता था लाशों को, लाशें खाना खा रही होती थी, वो वाला सीन, वो यही बंदा ट्राई कर रहा था। ये बेसिकली एक टेक्निक होती है जो मायरिश वहाँ से लेके आया था, तो बस यहाँ पे ये वेस्टरोस में क्रिस्टन कोल के सामने अप्लाई कर रहा था। तो वही ब्लैक ट्रोम्बो यहाँ पे लड़ने के लिए आ जाता है। अब ये सारे रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स तो वही है जो पहले भी ब्लैक्स को सपोर्ट करते थे। इस बार एक नई और तगड़ी पावर भी ब्लैक्स की तरफ आ गई थी, वो थे टलीज ब्लैक्स की तरफ आ गए। हुआ यूँ कि टली और रिवररन, अगर तुम्हें याद हो तो स्टार्टिंग में डेमन ने लेटर भेजे थे, तब से वो किसी की भी साइड में नहीं जा रहे थे। उनको पता था ग्रीन्स और ब्लैक्स दोनों के पास में ड्रैगन है, एक की भी साइड में गए तो दूसरे वाले हमको जला देंगे। लेकिन यहाँ पे एडम वलेरियन कोई चांस नहीं लेता है, ये सीधा के सीधा अपना ड्रैगन सी स्मोक को ले जाके उनके यार्ड के अंदर उतार देता है। तो फिर क्या था, उनके मन में जो भी झंझट थी टलीस के किसकी साइड लेवे, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ब्लैक्स का ड्रैगन तो सामने खड़ा है, अब वो ग्रीन्स की साइड तो ले ही नहीं सकते। और एडम वलेरियन बोलता है कि लड़ना होगा तो हमारी साइड से लड़ो, और अगर नहीं लड़ना है तो फिर आग के अंदर जलो। अब यहाँ पे तुम्हें अगर याद हो तो सबसे फर्स्ट अपन ने जो अध्याय किया था उसके अंदर बताया था ग्रोवर टली होता है जो कि बुढ़ा सा आदमी होता है, वो राजकाज नहीं चला रहा होता है, वो हमेशा बेड के ऊपर ही पड़ा रहता है। वो चाहता होता है कि हम ग्रीन्स की तरफ है, लेकिन जो एल्मो टर्ली होता है उसका ग्रैंडसन पोता, वो थोड़ा डर रहा होता है और वो बोलता है ग्रीन्स ब्लैक्स किसी की साइड में नहीं जाएंगे। तो फाइनली एल्मो टर्ली एडम वलेरियन के सामने बोल देता है कि अब हम ब्लैक्स की तरफ है, और सारी की सारी सेना इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसके दादाजी पूछते ऐसे कैसे साइड चेंज कर लिया, अपन तो ग्रीन्स वाले थे और इतने दिन तो कोई सी भी साइड नहीं ले रहा था। तो वो बोलता है अब मेरे मन में जितने भी संशय थे वो सारे इस ब्लैक के ड्रैगन के आने की वजह से दूर हो गए, और अब अपन ब्लैक्स के ही है। अब जो कुछ भी हो, थंबलटोन की सेकंड बैटल तो शुरू हो चुकी थी। वैसे तो ब्लैक्स के 4000 सैनिक ही थे जो कि उन दीवारों के बाहर की साइड में लड़ रहे थे छोटे मोटे कैंप से। इधर अंदर की साइड में बहुत बड़ी सेना थी हाई टावर्स की, लगभग 20,000 की पहले थी, और मान लो उनमें से बहुत सारे लोग भाग भी गए तो 10-12 हज़ार तो अभी थे ही है।
लेकिन ये जो ग्रीन्स की सेना है वो बहुत टाइम से डिसिप्लिन में नहीं रही है और ये जो सैनिक होते हैं डेली दारू पी के यहीं पे पड़े रहते हैं। तो लड़ने की कंडीशन में अभी ये बिल्कुल फ़िलहाल होते नहीं है और ब्लैक्स की सेना का अटैक बिल्कुल अचानक से होता है। बहुत सारे हिस्ट्री अकाउंट्स बताते हैं कि यहाँ पे ग्रीन्स की सेना में कई सारों को बीमारियाँ हो गई थी। तो असली कारण बताते हैं कि ऑर्मंड हाईटावर अकेला ऐसा बंदा था जो ओल्ड टाउन से लेके यहाँ पे थंबलटोन पूरी सेना को लेके आ गया, लेकिन उसके मरने के साथ में ही कोई भी इस सेना को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लॉर्ड ने कोशिश की कि हम पूरी सेना के सेनापति बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन लॉर्ड्स की आपस में भी बनती नहीं थी और ये सोल्जर्स भी उनको कुछ भाव देते नहीं थे। लोगों के आपस में भी लड़ाइयाँ थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ब्लैक्स ने अटैक कर दिया है तो सबको एक होना पड़ रहा है। इवन तो ग्रीन्स की सेना को पता था कि हम वॉर के अंदर है तो हर टाइम तैयार रहना चाहिए, लेकिन अब इतने दिनों से कोई अटैक करने आ रहा नहीं है और आसपास कोई सेना आ भी रही है इसके बारे में इनको खबर नहीं होती है। इसलिए ये सैनिक आराम से खाना पानी दारू पी के पड़े हुए होते हैं। अब जैसे अटैक होता है सैनिक आपस में इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं और जैसे तैसे अपने बूट्स कवच इन सबको पहनने की कोशिश करते हैं। सैनिकों के घोड़े अस्तबल के अंदर होते हैं, इसलिए ये लोग भाग के जाते हैं अस्तबल की तरफ, लेकिन वहाँ पे पहले एडम वलेरियन आग बरसा देता है। तो अगर एक लाइन में मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई है। सबसे बुरी चीज़ कोई ग्रीन्स के लिए हो रही थी तो वो था एडम वलेरियन और उसका ड्रैगन सी स्मोक। ये ड्रैगन बस मान ही नहीं रहा था, एक राउंड में आता था, बहुत सारी आग बरसा के जाता था और वापस आसमान में गायब। कोई निशाना भी मारने की कोशिश करे तो दिखता ही नहीं है वो ड्रैगन कहाँ पर है, बस अचानक से आके आग बरसा रहा था। कई सारे टेंट्स जिनके अंदर सैनिक सोए होते हैं वो सारे जल जाते हैं। डेरोन द डेरिंग, अनविन पिक, जॉन रोक्सटन ये जिस साइड में सोए हुए होते हैं इनके टेंट के इधर भी आग लग जाती है। इवन जो फर्स्ट बैटल ऑफ थंबलटोन हुआ था जिसके अंदर जो सारे बच गए थे सेप्ट इन होम यहाँ पे थंबलटोन के, उनके ऊपर भी आग बरसानी इसने शुरू कर दी। अब रात को कुछ दिखता तो था नहीं, तो बस एडम वलेरियन ऊपर से आग बरसा रहा था। इसको पता था थंबलटोन के अंदर जितने भी लोग हैं सारे ग्रीन्स के ही है, तो अपने कुछ ज़्यादा लोड वाली बात है नहीं। ये जब ब्लैक्स का अटैक हुआ था तब डेरोन द डेरिंग अपने कैंप के अंदर सोया हुआ था। उस द वाइट रात को कहीं पे दारू पी के सोया हुआ था। वाइट जिस विश्राम घर के अंदर सोया हुआ था उसका नाम था बाइडे बेडजर, ऐसा कुछ नाम है। होता यूँ है कि बहुत दिनों से ये पूरा विश्राम घर इसने अकेले ने ले रखा होता है, कब्जा रखा होता है, तो बस यहीं पे ये दारू पीता है, माहौल करता है और सोता रहता है। हार्ड ह्यू या फिर ह्यू हैमर वो भी अभी थंबलटोन के अंदर ही होता है। फिलहाल वो माहौल यानी कि संभोग कर रहा होता है एक लेडी के साथ में। ये लेडी एक ऐसे नाइट की पत्नी होती है जो फर्स्ट थंबलटोन का वॉर हुआ था वहाँ पर मर गया था। अब तुमने देख लिया ग्रीन्स के तीनों ड्रैगन राइडर्स क्या कर रहे हैं। इनके जो तीनों ड्रैगन्स होते हैं वो फिलहाल अभी थंबलटोन के अंदर नहीं होते हैं। थंबलटोन का टाउन बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारी दीवारें भी है, तो इन दीवारों के बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती है, तो वो सारे ड्रैगन्स वहीं पे खुले घूमते रहते हैं। अब इतना बड़ा अटैक ग्रीन्स की आर्मी के ऊपर हो गया है तो लोग सबसे पहले अपने ड्रैगन राइडर्स के पास में जाते हैं। उस द वाइट के पास में जो लोग जाते हैं और इसको बताते हैं कि इतना बड़ा अटैक हो रहा है, आप कुछ करो। अब तुम जानते ही ओल्स तो बिल्कुल 100% दारूडिया है, तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं करता है। उल्टा ये आदमी डर जाता है और एक टेबल के नीचे छिप जाता है। ये बोलता है जिसको जो करना हो वो कर लो, तुम्हें लड़ना हो तो लड़ लो, मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाने वाला। अब हार्ड यू हैमर इतना भी दारूडिया नहीं होता है, उसको सब पता चलता होता है। तो ये बंदा जैसे तैसे अपने आधे दूरे कपड़े पहनता है और अपने बदन को छिपाते हुए वहाँ से बाहर निकलता है घर से। बाहर की साइड यार्ड में इसके सोल्जर्स खड़े होते हैं, तो ये उनको कमांड करता है कि अभी के अभी जाओ, मेरे कवच, मेरा हैमर और मेरा घोड़ा लेके आओ। घोड़ा इसलिए मंगा रहा है क्योंकि सबसे पहले घोड़े पे बैठ के ये इस टाउन से बाहर निकलेगा और टाउन के बाहर जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पे कहीं पे इसका ड्रैगन है, तो वहाँ पे जाके ड्रैगन के ऊपर बैठेगा, उसके बाद में लड़ने के लिए आएगा। इसलिए इसके सैनिक जल्दी से भाग के जाते हैं और जैसे तैसे इसकी चीज़ें लेके आ जाते हैं। घोड़ा तो नहीं ला पाता है क्योंकि वो अस्तबल होते हैं, उनको सी स्मोक ने जला दिया इसलिए। अब यहीं पे तुम्हें अगर याद हो तो बोल्ड जॉन रोक्सटन स्टोरी में तुमने याद रखा हो तो फुटली की जो वाइफ होती है उसको ये ज़बरदस्ती क्लेम कर देता है और फिलहाल ये बंदा भी उसके साथ में संभोग कर रहा होता है रात को। तो बाहर की साइड में ये देखता है कि थंबलटोन के ऊपर इतना बड़ा अटैक हो गया है, तो जल्दी से दौड़ के बाहर यार्ड में आता है। यार्ड के अंदर पहले से ह्यू हैमर खड़ा होता है और जॉन रोक्सटन भी आ जाता है। फिलहाल तो वैसे ये दोनों लोग ग्रीन्स के हैं तो दोनों को एक साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जॉन रोक्सटन को 2 दिन पुरानी बात याद आ जाती है, वही सीक्रेट मीटिंग। रोक्सटन ह्यू हैमर से कहता है, माय लॉर्ड हैमर, मुझे माफ़ कर देना। हैमर पीछे की तरफ मुड़ता है और चौंकते हुए पूछता है, आखिर किस बात के लिए? तो फिर रोक्सटन कहता है, इस युद्ध के अंदर तुम मारे गए इसलिए।
ये कहने के बाद में रॉकस्टन के पास में, अगर तुम्हें याद हो तो, एक वैलेरियन स्टील की तलवार है जिसका नाम है ऑर्फन मेकर। वो निकालता है और ह्यू हैमर के पेट के अंदर घुसा देता है। इसके बाद में पेट के अंदर बहुत बड़ा घाव कर देता है। इसके बाद में इसकी गर्दन भी उड़ा देता है। तो इस तरह तुम्हारे फेवरेट ह्यू हैमर मारे जाते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है कि ह्यू हैमर के जो सैनिक होते हैं वो दूर खड़े हुए इन दोनों को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये इसको क्यों मार रहा है, लेकिन फिर उन सैनिकों को अपना कर्तव्य समझ में आता है और वो जाके जॉन रॉकस्टन के ऊपर अटैक करते हैं। पूरे 10 सैनिक और इधर जॉन रॉकस्टन अकेला लड़ रहा होता है। वैसे लखन इसके ख़राब है, इसलिए इसको अकेला लड़ना पड़ रहा है। रॉकस्टन के पास में ऑर्फन मेकर तलवार है जो कि वैलेरियन स्टील की है। वैलेरियन स्टील की खासियत होती है कि ज़्यादा शार्प और ज़्यादा फास्ट मूव कर पाती है। पर 10 में से कितने लोगों को मार देगा? मैक्सिमम 3 लोगों को मार पाता है और उसके बाद में वो लोग इसको मार डालते हैं। अब यहाँ पे पूरे 3 अकाउंट्स बनते हैं कि डेरन द डेरिंग, एक यंग प्रिंस, कैसे मारा गया। कुछ लोग कहते हैं सी स्मोक और एडम वैलेरियन पूरे ग्रीन्स के कैंप होते, इनके ऊपर आग बरसा रहा था। तो जिस कैंप के अंदर डेरन द डेरिंग सोया हुआ था वहाँ पर भी थोड़ी बहुत आग लग गई थी। इसके कपड़ों के अंदर आग लग गई थी, उसकी वजह से तो इसकी डेथ नहीं हुई। लेकिन यहीं पे ब्लैक ट्रोम्बो आ जाता है। ब्लैक ट्रोम्बो अगर तुम भूल गए हो तो वही बंदा जो मेड से आया था और ब्लैक्स के साथ में रहता है। अब डेरन तो जैसे तैसे बेड से उठा होता है और इसने कुछ कवच वगैरह भी नहीं पहन रखे होते। ब्लैक ट्रोम्बो इसके सामने आता है और इसके मुंह के ऊपर मॉर्निंग स्टार मारता है। मॉर्निंग स्टार वो नुकीला होता है, इसका पूरा मुंह फाड़ देता है। एक बार का डेरन के पास में थोड़ा कवच और हेलमेट होता तो थोड़ी देर के लिए उससे लड़ भी सकता था, लेकिन अब तो एक के बाद में एक उसने मॉर्निंग स्टार से कई बार इसके मुंह पे मार दिया और इस तरह इसकी जान ले ली। हिस्ट्री का दूसरा अकाउंट बताता है कि इसको किसी ब्लैक ट्रोम्बो ने नहीं मारा। इसको जिस सैनिक ने मारा था उसने एक तलवार का यूज़ किया था। एक ब्लैक्स का सैनिक जो कि मैन एट आर्म्स होता है, बिल्कुल लोअर रैंकिंग पे, वो बंदा आके इसको अपनी तलवार से मार डालता है। यहाँ तक कि उसको खुद को भी नहीं पता होगा कि मैंने कितने बड़े आदमी को मार दिया है। डेरन द डेरिंग प्रिंस को मार दिया है। जबकि हिस्ट्री का तीसरा अकाउंट बताता है कि डेरन टारगेरियन ऐसे नहीं मरा था। वहाँ पर केवल उसके जो कैंप था वहाँ पे आग लग गई थी और उस आग की वजह से वो मर गया था, उसको किसी ने नहीं मारा। अब ये आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले अकाउंट की बात मानो। अभी आसमान के अंदर एडम वैलेरियन और उसका ड्रैगन सी स्मोक ही था जो चुन चुन के आग बरसा रहा था। ग्रीन्स के 3 ड्रैगन राइडर्स, उनमें से 2 तो मर गए। डेरन मर गया और वो हार्ड ह्यू भी मर गया। उस द वाइट तो पूरा दारूडिया, उसने दारू पी रखी है, वो लड़ने के लिए आ रहा ही नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो तीनों ड्रैगन्स थे ग्रीन्स के, उनको कोई चेन्स में नहीं बांध रखा था। फिलहाल वैसे ये ड्रैगन्स अभी यहाँ पे थंबलटोन के यहाँ पे नहीं होते। 2 ड्रैगन्स बाहर की साइड में होते, माउंटेन्स के उधर। वो पूरी तरीके से फ्री होते, जहाँ पर चाहे वहाँ पे उड़ सकते, जिसका शिकार करना चाहे वो कर सकते। वो होते सिल्वर विंग और वर्मीथोर। लोग कहते हैं वो भी आपस में लड़ गए थे जब यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। इधर डेरन द डेरिंग का जहाँ पे कैंप था उससे लगभग 100 यार्ड दूरी टेसेरियन द ब्लू क्वीन होगी। ड्रैगन्स फायर एंड ब्लड वाले क्रिएचर्स है। जब इन्होंने देखा कि थंबलटोन की यहाँ पे लड़ाई हो रही है तो धीरे धीरे ये तीनों ग्रीन्स के ड्रैगन होते, इनके अंदर भी गर्मी उठने लग जाती है। हिस्ट्री के कुछ अकाउंट्स बताते हैं कि इन ड्रैगन्स को किसने भड़काया था। एक क्रॉसबाउ वाला आदमी होता है, वो चला जाता है सिल्वर विंग के पास में और उसको मारने के लिए वहाँ पर पहाड़ियों में। 1-2 ब्लैक्स के और भी नाइट्स होते, वो चले जाते वर्मीथोर के पास में अपनी एक्स कुल्हाड़ी तलवारें वगैरह लेके। ये सैनिक सोच रहे थे कि आराम से जाके मार देंगे, वो ड्रैगन थोड़े सोए हुए होंगे। लेकिन उन ड्रैगन्स को उल्टा इनकी खबर पड़ जाती है और उसके बाद में वो आग में इन ब्लैक्स के सैनिकों को जला देते हैं। इधर टेसेरियन द ब्लू क्वीन देखती है कि पूरे थंबलटोन के टाउन के अंदर आग लग रही है और ग्रीन्स और ब्लैक्स लड़ा रहे, तो इसको भी समझ में आ जाता है यहाँ पे ज़मीन पे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये आसमान के अंदर उड़ जाती है। इसको आसमान में उड़ते हुए देखा तो फिर क्या होना था। सी स्मोक को लेकर एडम वैलेरियन इसी की तरफ आ जाता है इससे लड़ने के लिए। किसी भी ड्रैगन के लिए उसके स्केल्स और उसकी स्किन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कहा जाता है यही जो स्केल और स्किन होती है, इन्हीं की वजह से एक ड्रैगन दूसरे की आग से जलता नहीं है। इनकी ये हार्ड स्किन इनके अंदर की बोन्स को और मांस को बचाती है और एक कवच की तरह काम करती है। जैसे जैसे ड्रैगन की एज होती जाती है उसकी जो स्किन और स्केल्स होते हैं वो मोटे होते जाते हैं और स्ट्रॉन्ग भी। तो जो ड्रैगन जितना ज़्यादा ओल्ड होता है उसकी स्किन उतनी ज़्यादा ठीक है, तो उसका कवच उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ड्रैगन्स जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इनके जो आग होती है उसकी पावर भी बढ़ती रहती है, वो ज़्यादा गर्म होती जाती है। कहा जाता है बलून द ब्लैक ड्रेड और वगार इनके प्राइम टाइम की बात आए तो ये किसी बड़े से पत्थर को या फिर किसी स्टील की तलवार को आराम से पिघला सकते थे। अब ड्रैगन्स के ऊपर ज़्यादा ज्ञान लेने की बजाय अपन को ड्रैगन्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। होता यूँ है कि टेसेरियन द ब्लू क्वीन और एडम वैलेरियन का सी स्मोक दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। ड्रैगन की फ्लेम इनके लिए एक वेपन का काम करती है, तो फिलहाल ये एक दूसरे के ऊपर आग छोड़ रहे थे।
इनके पैरों के नाखून लंबे लंबे और स्ट्रॉन्ग थे, वो बिल्कुल इतने ज़्यादा शार्प थे जैसे कि कोई तलवार हो, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी, जो दूसरे किसी ड्रैगन का मांस फाड़ के निकाल सकते हैं। कहा जाता है ड्रैगन के क्लॉज के अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि अगर कोई नाइट अपना आर्मर कवच पहन के इनके सामने भी आ जाए तो अभी ड्रैगन अपने क्लॉज से उसके ऊपर अटैक करे तो उसका जो आर्मर होता है आराम से उसको अपने नाखूनों से तोड़ देवे। अब नॉर्मली अपन एक ड्रैगन की चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट कर लेते हैं, वो है इनकी टेल। आखिर ये किस काम आती है? तो इस चीज़ का जवाब तुम्हें तभी मिल सकता है जब ड्रैगन लड़ रहा हो या फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। ड्रैगन अगर जोर से अपनी पूंछ का एक प्रहार करे तो किसी बड़े से बड़े वैगन को आराम से पलटा सकता है, और अगर किसी सैनिक के ऊपर मार दिया तो वो लगभग 50 फीट तक हवा में चला जाएगा। कई बार जब ड्रैगन्स की फाइट अगर ज़मीन पे हो रही हो तो वो एक दूसरे के ऊपर टेल भी मार सकते हैं, पर फिलहाल कुछ अलग चल रहा था। टेसेरियन और सीस्मोक के बीच में एक अलग ही बैटल चालू हो गई। हिस्ट्री में कई सारे लोगों ने इस बारे में लिखा है एगोन सेकेंड टारगेरियन और उसकी हाफ सिस्टर रेनिरा टारगेरियन, इन दोनों के बीच में जो आयरन थ्रोन को लेकर लड़ाई हुई थी इसको डांस ऑफ ड्रैगन कहा गया है, लेकिन असल में कहीं पे डांस ऑफ ड्रैगन हुआ होगा तो वो केवल यहीं पे हो रहा था। जो टेसेरियन और सीस्मोक की लड़ाई थी इसको देख के कोई भी कह सकता है हाँ यही डांस ऑफ ड्रैगन है। दोनों ही ड्रैगन्स काफ़ी ज़्यादा यंग है। टेसेरियन के ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं है, लेकिन सीस्मोक को राइड करने के लिए एडम वैलेरियन जरूर है। अभी ये दोनों ड्रैगन्स थोड़े छोटे हैं लेकिन यंग भी है, इस वजह से ये हवा में बहुत ज़्यादा फास्ट इधर उधर मूवमेंट कर पाते हैं। ये आसमान में लड़ते वक्त कभी भी एक दूसरे के पास में आके अटैक करते हैं तो वापस कभी दूर भाग जाते हैं। इसके बाद में ये ईगल्स की तरह आसमान में एक दूसरे के गोल गोल चक्कर काट रहे थे। वैसे तो इन ड्रैगन्स के नाखून बहुत ज़्यादा तगड़े थे, लेकिन आपस में ये इतना जल्दी भी लड़ना शुरू नहीं करते हैं। ये बस अभी दूर दूर से एक दूसरे के ऊपर आग फेंक रहे होते हैं और जल्दी से अपने मूवमेंट्स दिखा रहे होते हैं फास्ट एक दूसरे को। अब ऐसे ही करते हुए सीस्मोक का थोड़ा सा ध्यान घटता है और इतने में टेसेरियन गायब हो जाती है। एडम वैलेरियन और सीस्मोक काफ़ी देर तक उसको आसमान में ढूंढते लेकिन वो मिलती नहीं है। फिर क्या होता है? फिर वही जो हमेशा होता है, अचानक से पीछे की तरफ से टेसेरियन आती है और जो सीस्मोक होता है इसके पूंछ के ऊपर जोर से आग मार देती है, तो सीस्मोक भी पीछे की तरफ मुड़ के उसके ऊपर झपट्टा मार देता है। अब ये आसमान में बिल्कुल खून के प्यासे होकर एक दूसरे से लड़ रहे थे, जोर जोर से एक दूसरे के ऊपर नाखून मार रहे थे और आग छोड़ रहे थे। नीचे जो टाउन थंबलटोन के वहाँ पर जो बहुत सारे लोग अपनी छतों पे चढ़ के इन दोनों की ड्रैगन फाइट देख रहे थे आसमान में, वो लोग कहते हैं ये ड्रैगन्स ऐसे आपस में लड़ते हुए बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं। इतनी ज़्यादा हाइट पे कि लोग कहते हैं अब तो ये दिखने ही कम हो गए। कई लोग कहते हैं इनका डांस चल रहा था और इनकी मैटिंग भी, पर असल में वहाँ पर ऊपर लड़ाई चल रही थी इनकी। इन दोनों का डांस तब जाके ख़त्म होता है जब वर्मीथोर एक जोर से दहाड़ मारता है और आसमान में उड़ के आ जाता है। वर्मीथोर अभी के टाइम पे लगभग 100 साल पुराना ड्रैगन था। अगर दोनों यंग ड्रैगन टेसेरियन और सीस्मोक को एक साथ में मिला दो उतनी इसके बराबर साइज़ थी। अब ये काफ़ी बड़ा और बुढ़ा ड्रैगन है, इसलिए आसमान में धीरे धीरे उड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये भी उन ड्रैगन्स के वहाँ पर पहुँच जाता है। फिलहाल अभी इसके ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं होता है क्योंकि इसका ह्यू हैमर तो पहले ही मर गया। इसके अलावा इसको जो मारने के लिए सैनिक आए थे उन्होंने इसके ऊपर लगभग 10-12 घाव कर दिए थे, जिन घावों से गरम गरम खून बाहर निकल रहा था। वर्मीथोर थोड़ी देर तक आसमान में घूमने के बाद में वापस ज़मीन में आ जाता है थंबलटोन के वहाँ पर। अब राइडरलेस ड्रैगन क्या जाने कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। इसके ऊपर तो सैनिकों ने बहुत सारे घाव लगा दिए थे, तो बस उसी वजह से गुस्सा होकर ये आग बरसा रहा था। कौन अपना कौन पराया, जो भी इसके सामने आ रहा था ये उसके ऊपर आग बरसा रहा था। जो कोई भी सैनिक इसकी तरफ अपना भाला करने की कोशिश करता तो ये उसको टपका देता था। एक नाइट था, वो अपने घोड़े के ऊपर बैठ के इससे यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये घोड़े और उस आदमी को दोनों को जिंदा चबा देता है। इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं था, ये ग्रीन्स के हो या भले ब्लैक्स के, किसी के भी सैनिक हो, ये बस आग बरसा रहा था। इसी तरह ब्लैक्स की सेना में रिवरलैंड्स के 2 नाइट्स होते, एक थे लॉर्ड पाइपर, दूसरे होते लॉर्ड डेडिंग्स। तो ये वर्मीथोर के सामने आ जाते हैं, तो वर्मीथोर इनके ऊपर आग बरसाता है और इनको, इनके सारे सर्वेंट्स, इनके थ्रोन प्रोटेक्टर्स, जितने भी नाइट्स होते सबको आग में जला देता है। वर्मीथोर ऐसे ज़मीन पे चल के हर किसी को जला ही रहा होता है, तो ऊपर एडम वैलेरियन को लगता है कि ये तो सिर्फ ब्लैक को जला रहा है, तो इसको जाके निपटाना पड़ेगा। पीछे की तरफ से सीस्मोक आता है और सीधा इसके ऊपर कूदता है। आज के दिन में वहाँ पर पूरे 4 ड्रैगन्स थे, लेकिन उन चारों में से केवल एक के ऊपर ड्रैगन राइडर था और वो था एडम वैलेरियन और उसका सीस्मोक। टेसेरियन और सीस्मोक के बीच में तो भले ही थोड़ा बहुत डांस हुआ हो, लेकिन वर्मीथोर और सीस्मोक के बीच में लड़ाई हुई थी, और एक जानलेवा लड़ाई। जब सीस्मोक ने आके वर्मीथोर के ऊपर अटैक किया था तब वर्मीथोर ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ज़मीन से 40 फीट ऊंचा था। अब दोनों की भिड़ंत बहुत जोरदार हुई थी, तो दोनों ड्रैगन्स नीचे ज़मीन पे आके गिर जाते हैं। वहाँ पर कीचड़ होता है और धूल होती है, वहाँ पे गिर जाते हैं। दोनों कोशिश कर रहे होते कि एक दूसरे से छूट जाए। इनकी टेल्स और इनके विंग्स जोर लगा रहे होते आसमान में वापस उड़ने का,
लेकिन इस तरीके से फंस जाते कि ये अलग नहीं हो पा रहे होते हैं। बेंजीकोट ब्लैकवुड, लॉर्ड ऑफ रेवेंट्री, जो कि अभी 14-15 साल का एक लड़का है, वो इन दोनों को ऐसे फंसे हुए यहाँ से लगभग 40 यार्ड दूर से देखता है, जहाँ पर वो अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था और इनकी फाइट देख रहा था। वर्मीथोर साइज, अटैक, एज हर मामले में सीस्मोक से आगे था। केवल सीस्मोक उससे फास्ट उड़ सकता है, लेकिन अब तो ये ज़मीन पे लड़ाई हो गई है। लॉर्ड बेंजीकोट जब बड़ा हुआ था तब वो इस इंसिडेंट के बारे में सोचता है तो वो केवल एक ही चीज़ कहता है, अगर थोड़ी सी देर इन दोनों ड्रैगन्स की और लड़ाई हुई होती तो पक्का वर्मीथोर सीस्मोक को आसानी से मार डालता। लेकिन यहीं पे एंट्री हो जाती है टेसेरियन की। वो आसमान से उड़ती हुई सीधी इन दोनों के ऊपर गिरती है। अब ड्रैगन्स के दिमाग और दिल में क्या चल रहा होता है ये कोई भी नहीं बता सकता। टेसेरियन वैसे यहाँ पे आई क्यों थी? क्या ये भी खून की प्यासी थी जैसे वर्मीथोर आ गया लड़ने के लिए, या फिर इन दोनों में से ये किसी ड्रैगन को सपोर्ट करने के लिए आई थी? लोग कहते हैं ड्रैगन राइडर और ड्रैगन के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। जब ड्रैगन राइडर ड्रैगन के ऊपर बैठा होता है तो वो ड्रैगन आराम से पता कर लेता है कि कौन सा दुश्मन है, कौन दोस्त है। लेकिन फिलहाल तो वर्मीथोर और टेसेरियन के ऊपर कोई ड्रैगन राइडर नहीं था, तो ये अपने दोस्त दुश्मन कुछ पहचान नहीं पा रहे थे। कौन सा ड्रैगन हमारी साइड है, कौन दूसरी साइड है, ये भी नहीं पहचान पा रहे थे। हिस्ट्री हमें बताती है सेकंड बैटल ऑफ थंबलटोन में, जहाँ पर ये तीनों ड्रैगन्स एक साथ में लड़े थे। उस ज़मीन पे पहले जहाँ पर कीचड़ था वहाँ पे केवल अब खून ही खून हो गया था। इन तीनों ड्रैगन में से सबसे पहले कोई मरा तो वो था सीस्मोक। इसके मरने की वजह थी इसने वर्मीथोर से लड़ाई चुन ली। अब एडम वल्यून जानता होता है कि मेरा ड्रैगन सीस्मोक वर्मीथोर को कंपेयर नहीं कर सकता है, वो हमारा डबल है, हर चीज़ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वर्मीथोर वहाँ पे ब्लैक्स के लॉर्ड्स को जला रहा होता है, तो अब इसका कर्तव्य बनता है और बस इसी कर्तव्य की वजह से ये लड़ने के लिए आ जाता है इससे। थोड़ी देर तक वर्मीथोर और सीस्मोक की जो फाइट चली थी उसके अंदर वर्मीथोर सीस्मोक के गले के ऊपर बहुत सारे अपने नाखून लगा देता है और लास्ट में जाके अपने दांत चुबा देता है। इतने ज़ोर से दांत चुबाता है और उसके बाद में उस गर्दन को ही फाड़ के निकाल लेता है। सीस्मोक का मुंह अलग कर देता है और बाकी बॉडी अलग। अब ये होने के बाद में जो सीस्मोक की गर्दन होती है वो अपने मुंह के अंदर लेके जैसे तैसे हवा में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा चोटें लगी थी और सीस्मोक ने भी इसको इतना घायल कर दिया था कि थोड़ा सा ही हवा में जाता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है और फिर इसकी डेथ हो जाती है। टेसेरियन द ब्लू क्वीन वो शाम तक जिंदा रही थी, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन में। उसने भी पूरी 3 कोशिशें की थी हवा में उड़ने की, लेकिन उसके विंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज थे और वो नीचे गिर जाती है। अब गिरने की वजह से तो उसकी डेथ नहीं होती है, लेकिन गिरने से पहले उसके शरीर पे इतनी ज़्यादा चोटें थी और अब तो गिर गई, उसकी वजह से तो वो और थोड़ी बहुत हिल भी नहीं पा रही थी। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो बस ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रही थी दर्द के मारे। लॉर्ड बेंजीकोट ब्लैकवुड, जो कि 14 साल का एक लड़का होता है, लॉर्ड ऑफ रेवेंट्री, वो इस सिचुएशन को संभालता है। वो एक आर्चर को लेके आता है और उसके साथ में एक बहुत बड़ा क्रॉसबाउ। आर्चर का नाम होता है बिली बर्ली। ये आर्चर अपना क्रॉसबाउ लेके उस ड्रैगन से लगभग 100 यार्ड दूर खड़ा रहता है, जहाँ पर कि उस ड्रैगन की आग नहीं आ सकती। अब वो ड्रैगन टेसेरियन ऐसे ही हेल्पलेस नीचे की तरफ पड़ी हुई होती है और दर्द से कहरा रही होती है। फिर 100 यार्ड दूर से ये बिली बर्ली उसके ऊपर एक क्रॉसबाउ मारता है आँख के ऊपर निशाना लगा के, और इस तरह वेस्टरोस के सबसे खूबसूरत ड्रैगन में से एक टेसेरियन का खात्मा कर देते हैं। अब फाइनली लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। ब्लैक्स और रिवरलैंड्स के लोगों ने केवल 100 नाइट्स को, 100 सोल्जर्स को ही खोया होता है, लेकिन इधर ग्रीन्स की सेना में उन्होंने लगभग 1000 लोगों को मार डाला था। ओल्ड टाउन, रीच, इस साइड की अपन अगर हिस्ट्री पढ़े तो वो लोग बोलते हैं कि हम ये बैटल नहीं हारे थे। सेकंड बैटल वो ब्लैक्स हार गए थे और यहाँ से भाग गए। इनके कहने के पीछे एक तथ्य ये था कि हमने उस दीवारों को बंद कर दिया और थंबलटोन अभी भी हमारे पास में था। अटैकर्स इस थंबलटोन को लेने के लिए आए थे और वो इस चीज़ में नाकामयाब हुए। अब रिवरलैंड्स की सेनाओं के पास में ऐसे कुछ हथियार तो होते नहीं है जिनसे वो उन गेट्स को तोड़ सके, या फिर अब ड्रैगन्स भी नहीं है इनके पास में सीस्मोक जो गेट्स को तोड़ के पिंगाल सके। तो फाइनली जैसे तैसे करते हुए रिवरलैंड्स के सैनिकों को पीछे की तरफ मुड़ना पड़ता है और सारे के सारे लोग अब उन पहाड़ियों में होते हुए कहीं पे चले जाते हैं। अब ओल्ड टाउन और रीच वाले भले ही ऐसा कहे कि हम ये बैटल नहीं हारे थे, लेकिन इसके अंदर इन्होंने बहुत कुछ खो दिया था। अपने 1000 सैनिक, इसके अलावा 2 ड्रैगन्स, टेसेरियन और सबसे बड़ा ड्रैगन वर्मीथोर। इनके अलावा इनका अपना प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन डेरोन द डेयरिंग भी मारा गया। इसके अतिरिक्त इनके लगभग 75% जो वॉर हॉर्स होते उनको मार दिया गया, इनके टेंट्स को जला दिया गया। तो टोटल मिला के ग्रीन्स को इसके अंदर बहुत भारी वाला नुकसान तो हुआ ही था। जैसे ही रात होती है रिवरलैंड्स के सारे सैनिक उन पहाड़ियों के अंदर भाग जाते हैं। अब वहाँ बैटल ग्राउंड पर सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी जो क्रोज, वोल्फ वगैरह आगे खा रहे थे। वह लड़का बेन ब्लैकवुड वो एडम वल्यून की जो लाश होती है अपने साथ में वापस लेके चला जाता है रेवेंट्री।
अब एडम वुलवरीन ब्लेक्स की तरफ से लड़ रहा था, तो वहाँ पर ले जाकर इसकी लाश का वो अंतिम संस्कार कर देता है और उसकी एक कब्र बना के उसके अंदर दफना देता है। इसके 8 साल के बाद में एडम का छोटा भाई नहीं होता एलन, वो आता है और इसकी जो एडम की अस्थियाँ यहाँ पे होती है इसकी वापस हड्डियों को बाहर निकालता है उस कब्र से और अपने साथ में ड्रिफ्ट मार्क और हल के वहाँ पर ले जाके वापस उनको वहाँ पर दफनाता है। यूँ कि एडम वुलवरीन का होम टाउन तो ये ड्रिफ्ट मार्क और हल है, तो वहाँ पर दफना के क्या मतलब, यहीं पे दफनाते हैं। एडम की कब्र के ऊपर कुछ भी नहीं लिखते, केवल एक वर्ड लिखा हुआ होता है, वो होता है LOYAL। इसके अतिरिक्त इसके कब्र के यहाँ पर 2 चीज़ें बनी हुई होती है, एक तो सी हॉर्स और दूसरा माउस, जो इसके माता और पिता के बारे में अपन को बताता है। मतलब कि इसकी कब्र के ऊपर लॉयल लिखा हुआ था और सच में ये बंदा लॉयल वर्ड को डिज़र्व भी करता है। और अभी तक की स्टोरी में सच में कोई तगड़ा बंदा लगा जिसने कुछ अच्छा काम किया हो तो वो एक तो डेमन था, जो डायरेक्ट उस वगार से लड़ने के लिए चला गया था, लेकिन वो उसकी मजबूरी थी। लेकिन यहाँ पे एडम वुलवरीन की कोई मजबूरी नहीं थी, अगर ये चाहता तो यहाँ से भाग के कहीं पे भी जा सकता था, इसके पास में अपना ड्रैगन है। लेकिन ये रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स के पास में गया क्योंकि उनके वहाँ पर अच्छा रेनिरा का फ़ैन बेस है। उन लोगों को मोटिवेट किया और जैसे तैसे 4000 की सेना लेके यहाँ पे आ गया। इसको पता था यहाँ पे 3 ड्रैगन से, फिर भी लड़ने के लिए आ गया। सच में लॉयल बंदा है। इसको कहते हैं मैन ऑफ ऑनर। इसको जब लगा कि वर्मीथोर ब्लेक्स के सैनिकों को मार रहा है तो उससे लड़ने के लिए भी चला गया अकेला, जबकि इसको पता था वर्मीथोर से तो किसी भी हालत में नहीं जीत सकते हैं। ये बंदा सच में डिजर्व करता है मेरी रेस्पेक्ट को, डेमन से भी ज़्यादा रेस्पेक्ट इस बंदे के लिए। हाँ भले ही बास्टर्ड हो, लेकिन बास्टर्ड तो जॉन स्नो भी तो था। तो बस सेकेंड बैटल ऑफ थंबलटोन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे रेनिरा, वो जो किंग्स लैंडिंग से बाहर निकल गई थी, डुश्केंडल की तरफ जाने क्यों कह रही थी, क्या वो वहाँ पे पहुँच पाएगी, क्या उसको कोई शरण वगैरह देगा या फिर उसको रास्ते में कोई पकड़ लेगा। इसके अतिरिक्त तुम में से बहुत सारे लोग ये बात जानने को बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि स्टार्क्स कहाँ पर है, तो स्टोरी के अंदर थोड़ा बहुत अगले अध्याय के अंदर स्टार्क्स का नाम भी आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद। और अगर एडम वुलवरीन की लॉयल्टी को देख के थोड़े बहुत प्रभावित हुए हो तो अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए एक लाइक ज़रूर करके जाना, वरना गद्दार तो हर जगह हैं। उल्फ द वाइट और ह्यू हैमर की कैटेगरी के हो तुम तो क्या कर सकते हैं।